यानी कि इनकी सिलेक्शन ना हो सकी। वो इंडियन सिक्योरिटी को लेके परेशान थे और इसी दौरान कलाम ने महाभारत पढ़ी, जहां से उन्हें गाइडेड मिसाइल का आइडिया मिला। 1962 में विक्रम साराभाई की टीम को नासा में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। अब टीचर ने इनको 72 घंटे का टाइम दिया और कहा कि अगर ये डिजाइन की करेक्शन ना की या ठीक ना किया तो उनकी स्कॉलरशिप जा सकती थी। एक 10 साल का लड़का रामेश्वरम की तंग गलियों में अखबार बेचते हुए, अपनी आंखों में ख्वाब को सजाते हुए उनको हकीकत में बदलते भारत का सबसे पहला बैचलर प्रेसिडेंट बनता। I will faithfully execute the office of the President of India. ये कहानी है एक आम बैकग्राउंड से लेकर मुल्क के हाईएस्ट रैंक तक पहुंचने की। ये कहानी बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। इनकी जिंदगी कदम कदम पे चैलेंजेस से भरी हुई है। इनके जिंदगी का हर फैसला एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, इसीलिए भारत में इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि एक बहुत ही हम्बल से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला ये बच्चा किस तरह मुल्क का प्रेसिडेंट बना और किस तरह ऑनर के साथ उन्होंने अपने कदम कदम के चैलेंजेस को अपनी अचीवमेंट में बदला। APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मुस्लिम फैमिली में पैदा होते हैं। ये बड़े एक हम्बल बैकग्राउंड में थे क्योंकि इनकी फैमिली ज्यादा और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा थे। इनके फादर एक सेलर थे और इनकी बहुत सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि फैमिली बड़ी थी। डॉक्टर साहब ने अपने उसी दौर के अंदर अखबार बेचना शुरू कर दिया। अखबार बेचते बेचते वो उसको सारा पढ़ भी लिया करते और इसी तरह इनके इल्म का आगाज भी होता है। बचपन से ही ये सारी मुश्किलात होने के बावजूद अब्दुल कलाम आसमान में उड़ने की ख्वाहिश रखते थे। इनकी जिंदगी का आगाज होता है 1955 में मद्रास के अंदर, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये MIT के अंदर एडमिशन लेते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन ये एडमिशन भी कोई आसान ना था, बल्कि चूंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो इनकी बहन ने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी गिरवी रखकर 1000 रुपया इनको दिया। अब जब अब्दुल कलाम का प्रोजेक्ट आया तो प्रोजेक्ट में इनको एक प्लेन डिजाइन करना था। जब इन्होंने प्लेन को डिजाइन किया तो टीचर को वो डिजाइन पसंद नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि ये तुम्हारा डिजाइन ठीक नहीं है और अगर ये पास ना हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप चली जाएगी। अब अब्दुल कलाम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उनके बैकग्राउंड में ये मौजूद था कि उनकी बहन ने उनकी गोल्ड की ज्वेलरी को गिरवी रख के उनको कॉलेज में भेजा था। अब टीचर ने इनको 72 घंटे का टाइम दिया और कहा कि अगर ये डिजाइन की करेक्शन ना की या ठीक ना किया तो उनकी स्कॉलरशिप जा सकती थी। अब्दुल कलाम जो कि हर मुश्किलात को चैलेंज या अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे, उन्होंने 72 घंटे लगातार खाए न पिए बगैर उन्होंने काम किया और प्लेन के डिजाइन को फिर से रिप्रोड्यूस या करेक्शन की तरफ लेकर गए। जब उन्होंने टीचर को ये डिजाइन सबमिट किया तो टीचर भी इनकी स्किल से इंस्पायर हुए बगैर ना रह सका। इसके बाद MIT से उन्होंने अच्छे मार्क्स के साथ अपनी डिग्री को पास कर लिया। अब पढ़ाई खत्म होने के पास इनके पास दो ही ऑप्शन थी, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दूसरा एयरफोर्स। एयरफोर्स की एयर बेस देहरादून में थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम देहरादून में गए, वहां पे 25 कैंडिडेट थे लेकिन सीट सिर्फ 8 थी। जब देखा गया तो इनका रैंक या इनका नंबर 9 था, यानी कि इनकी सिलेक्शन ना हो सकी। देहरादून से वापसी पर वो ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद से मिले। स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर साहब को एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी मोटी बातों से घबराने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे दिल से सच्ची ख्वाहिश निकलती है तो वो ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। कलाम ने दिल्ली वापस आने के बाद 1960 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब शुरू की। उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम ज्वाइन की। 1962 में विक्रम साराभाई की टीम को नासा में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम भी उनके साथ ही गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक मेहनती आदमी भी थे और इंटेलिजेंट
भी बहुत थे। इन्होंने वहां पे भी अपनी मेहनत के बहुत सारे शाहकार दिखाए। अमेरिकन भी इनके काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। अमेरिकन ने इनको अमेरिकन सिटीजनशिप को ऑफर किया और इंडिया से 5 गुना ज्यादा सैलरी देने का भी वादा किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि एक वक्त के लिए मेरे ज़हन में भी आया रुक जाऊं, लेकिन मैं इंडिया को और भारत को खिदमत देने के हवाले से ये मौका खोना नहीं चाहता था। तो मैं वापस आ गया कि मुझे इस मौके के ऊपर काम करना है और मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। इनिशियल डेज में इन्होंने सेंट मैरीज चर्च के अंदर अपना ऑफिस बनाया। समंदर के किनारे में इन्होंने रॉकेट लॉन्च पैड बनाया, कैटल शेड के अंदर लेबोरेटरी बनाई और वहां के जो फादर थे चर्च के, उनके घर के अंदर ही अपना दफ्तर कायम किया और वहीं पे भी ये काम किया करते थे। तो शुरू के दिनों के अंदर इनको काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1969 में जब उन्हें ISRO का डायरेक्टर बनाया गया, तब उन्होंने SLV-3 बनाने का आइडिया प्रपोज किया। इस आइडिया के लिए उन्होंने गवर्नमेंट से फंड्स मांगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उस टाइम के ऊपर बहुत कम फंड्स को एलोकेट किया। 1979 में तकरीबन 10 साल की मेहनत के बाद SLV-3 जो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट था, वो फेल हो गया। अब उस टाइम के जो चेयरमैन थे वो प्रोफेसर सतीश धवन थे। उन्होंने डॉक्टर कलाम को बुलाया और मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने बिठा दिया उनको, लेकिन मीडिया ने कुछ इस तरह के डिसरिस्पेक्ट किस्म के सवालात किए, तो इससे प्रोफेसर सतीश धवन ने माइक को अपनी तरफ लिया और मीडिया के सारे सवालात को लिया। अब ये बात बड़ी इंस्पायरिंग थी डॉक्टर कलाम जी के टीम के लिए, उनके लिए भी। उन्होंने फिर से बड़ी मेहनत की और 1 साल की मेहनत के बाद दोबारा से इस प्रोजेक्ट को उन्होंने लॉन्च किया और ये सक्सेसफुल हो गया। 1981 के अंदर कलाम जी को गवर्नमेंट ने पद्मा भूषण का अवार्ड दिया, जो कि मुल्क के अंदर बड़ा ऑनरेबल अवार्ड समझा जाता है। 1982 में उन्हें DRDO का डायरेक्टर बनाया गया। जिंदगी में इतना सब अचीव करने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो इंडियन सिक्योरिटी को लेके परेशान थे और इसी दौरान कलाम ने महाभारत पढ़ी, जहां से उन्हें गाइडेड मिसाइल का आइडिया मिला और फिर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल मॉडल का एक सिलसिला शुरू हुआ। 1985 में उन्होंने त्रिशूल मिसाइल लॉन्च की, फिर 1988 में पृथ्वी मिसाइल लॉन्च की। 1989 में वो अग्नि की फेल अटेम्प्ट के बाद आकाश और नाग मिसाइल लॉन्च किए। 1998 के अंदर भारत में अपने आप को जो वर्ल्ड स्टेज के अंदर लाने का एक अज़्म भी था और इस टाइम पे ये पूरी तरह तैयार भी था, लेकिन इसके अंदर एक बहुत अहम किरदार था, वो था डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का। इसीलिए पोखरान 2 के अंदर उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया और इनको मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया का खिताब भी मिला। इससे 2 चीजें हुई, एक भारत वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक न्यूक्लियर पावर बनकर सामने आया और दूसरा डॉक्टर अब्दुल कलाम को लोगों ने एक अजीम साइंटिस्ट के तौर पर देखना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब यहीं पे नहीं रुके, बल्कि वो आगे चलते रहे। उनका एक और ख्वाब था और ये ख्वाब बहुत बड़ा था और बहुत हद तक वो अपनी जिंदगी के अंदर इसको पूरा करने में कामयाब भी हुए। वो इंडिया के डिफेंस सिस्टम को बहुत फूल प्रूफ बनाना चाहते थे या बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे लेकर जाना चाहते थे। इसीलिए वो दिन रात इसके ऊपर काम भी करते और मेहनत भी करते और अपने इस विजन को हमेशा अलाइंड रखते अपनी जिंदगी के साथ। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत की तकरीबन 41 साल तक खिदमत की और 1999 में रिटायर हो गए। उस वक्त वाजपेयी जी ने उनको फोन किया और कहा कि कलाम जी, हम अपना मिनिस्टेरियल ग्रुप बना रहे हैं और चाहते हैं कि आप मुल्क के प्रेसिडेंट बने। आप एक अक्लमंद और विजनरी लीडर हैं। अगर आप हमारे साथ होंगे तो मिनॉरिटी भी हमारे साथ आएगी और विजडम और इंटेलिजेंस भी बनेगी। कलाम जी ने तकरीबन 1 घंटे के बाद वाजपेयी जी को कॉल किया और कहा कि मैं तैयार हूं। डॉक्टर अब्दुल कलाम वो प्रेसिडेंट हैं जो कि प्रेसिडेंट हाउस में 2 ही सूटकेस के साथ आए और 2 ही सूटकेस के साथ चले गए। ये रहे तो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर और एज अ प्रेसिडेंट काम किया, लेकिन इन्होंने कभी भी नौजवानों को इंस्पायर करने का कोई मौका नहीं जाने दिया। यानी ये हमेशा ये चाहते थे कि नौजवान जो हैं वो दुनिया को आगे लेकर चल सकती है और मुल्क को आगे लेकर चल सकती है। तो उनकी एक किताब है विंग्स ऑन फायर, अगर आप उसको पढ़ें तो उसके अंदर भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसीलिए वो हमेशा नौजवानों के लिए काम करते रहे। उनकी एक बहुत खूबसूरत कोट है, वो ये कहते हैं कि सपने वो नहीं होते कि जो आप सोते में देखते हैं,
बल्कि सपने वो होते हैं जो आप सोने से पहले पूरे करते हैं। ये एक इतनी बड़ी बात है कि अगर किसी को समझ में आ जाए तो वो जिंदगी में सक्सेस की को जान लेता है और दुनिया की कोई ताकत उसको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। कलाम जी यूथ के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे। उनका ये मानना था कि अगर भारत को वर्ल्ड स्टेज पे आगे जाना है और दुनिया में आगे तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर आके खड़ा होना है तो उसका रास्ता सिर्फ यूथ से होकर जाता है। डॉक्टर साहब का कहना था कि इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील देयर आर 3 की सोसाइटल मेंबर्स हु कैन मेक अ डिफरेंस। दे आर द फादर, द मदर एंड द टीचर। उन्हें बहुत तरह के अवार्ड मिले जैसे पद्मा भूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड। अब्दुल कलाम को 70 साल की उम्र में यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। जरा अंदाजा करें कि एक 70 साल का इंसान अपने अंदर इतनी एनर्जी रखता है, अपने अंदर इतनी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन रखता है कि उस टाइम भी वो यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन या आइकॉन के तौर पर देखा जाता है। स्विट्जरलैंड जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए 8वें नंबर पर माना जाता है। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम 8 मई को वहां पे गए तो स्विट्जरलैंड ने उस दिन को साइंटिफिक डे के तौर पर मनाया। ये बहुत बड़ा एजाज था जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के हिस्से का आता है। सन 2015 में ये अजीम शख्सियत हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब एक साइंटिस्ट भी थे, एक प्रेसिडेंट भी थे। साइंटिफिक मैदान के अंदर उन्होंने बहुत सी अचीवमेंट्स की। इसी तरह प्रेसिडेंट के तौर पर उनको पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पे याद किया जाता है। उनकी जो जिंदगी है वो इंस्पिरेशन से भरी हुई है, मोटिवेशन से भरी हुई है। आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जिंदगी का कौन सा पहलू अच्छा लगता है? वो साइंटिस्ट तो थे ही, वो प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन वो ओवरऑल पर्सनालिटी के तौर पर एक इंस्पिरेशन भी थे। इसके अलावा भी आपके ज़हन में कोई नुक्ता आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।